Okay, students. So today I'm going to start the new chapter, work and energy. Okay, student. Work and energy. This one is again important and basic chapter. Okay, you will get a very simple question from this chapter, and this is a very important also. It's a basics of the physics. Okay, so if you want to learn physics effectively, you have to understand. This is also you can say it's a basic concept. जैसे कि आप फिजिक्स का यूनिफिकेशन करोगे ना, यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है और आप जो है उससे बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना को आप एक्सप्लेन कर पाओ। तो वैसे में ये चैप्टर आता है। आप इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ते हो वर्क एनर्जी को, तो इन फ्यूचर आपको बहुत काम आने वाला है। आपको पता चलेगा इन फ्यूचर ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, और रियल लाइफ में भी आप बहुत सारे रियल लाइफ में जो फेनोमेनाज है उसको आप जो है सो एक्सप्लेन कर पाओगे यूजिंग दिस चैप्टर कॉन्सेप्ट। तो ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर में, ये देखो। जो हमारा क्लास 9th का सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग को क्या पढ़ना है। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज वर्क, थोड़ा सा वर्क के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका एनालिसिस करेंगे, इसका डीप एनालिसिस करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप लोग जो है सो आपको लिमिटेड चीज़ आता है। इसके लिए क्या है, अगर आपको बहुत अच्छे से डीप एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपका मैथमेटिकल पार्ट जो है सो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो आपको मैं क्लास 11th में करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर, है ना। आपने देखा है पावर हम लोग क्या कहते हैं, जैसे किसी भी मशीन का पावर आपको डिफाइन करना है तो हाउ यू आर एबल टू डिफाइन द पावर ऑफ दैट मशीन। एक टाइम में एक यूनिट सेकंड में, कि यूनिट सेकंड में एक या एक सेकंड में वो मशीन कितना काम कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको काम क्या हुआ कितना कर लेता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद, पावर। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। मेनली आप लोग को मैकेनिकल एनर्जी, दो टाइप का मैं एनर्जी पढ़ाऊंगा, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग ये देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी, ये देखेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोग क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े थे, बट यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कैसे इंटर कन्वर्जन होता है, मतलब पोटेंशियल। देखो यहाँ लिखा हो इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो कब काइनेटिक टू पोटेंशियल और कब पोटेंशियल टू काइनेटिक चेंज होता है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। और लास्ट में जो है सो मैं आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर का क्या क्या पढ़ना है ये आप लोग को एक आइडिया लगता है। एक गुड आइडिया होना बहुत जरूरी है। किसी चैप्टर को आप पढ़ क्यों रहे हैं, एक तो ये आइडिया होना चाहिए, और उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे अगर आपके पास आइडिया है तो आप अच्छे से एनालिसिस कर पाते हो। तो इसलिए ये पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है। अब जो है सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एज इट इज जैसा उस कंटेंट में था कि पहले हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चे, वर्क। अब देखो ये जो वर्क है हम लोग के डेली लाइफ में जो डेफिनेशन है ना उससे थोड़ा डिफरेंट है। हमारे डेली लाइफ में वर्क क्या होता है, वर्क मतलब होता है एक्टिविटीज, है ना, जिसमें आपका क्या होता है मस्कुलर, मेंटल, ये सब जो है सो वहां पे आपको वर्क करते हो। जैसे कि आप एक जगह बैठ करके अगर किसी चीज को सोच रहे हो तो हमारे रियल लाइफ में क्या है वो भी वर्क है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स द टर्म वर्क ना, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दिस टर्म वर्क इज डिफरेंट। इसको जो है सो आपको एक डिफरेंट तरीके से समझना पड़ता है बच्चे। ठीक है ना। इस टर्म को डिफरेंट तरीके से समझना होता है तो बहुत ही बेसिक चीजें आपको होना चाहिए। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस केस में आप वर्क के पहली बात तो क्या है उस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहिए। वो मूव नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, समझना एक जमीन है और इस जमीन पर एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, मान लो एक पत्थर का ब्लॉक रखा हुआ है, बहुत भारी है। जैसे कि मैं मान लिया कि ये 100 केजीज का मास था, इतना हैवी ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है और आप में से कोई छोटा बच्चा जो कमजोर है आपकी क्लास में वो इसको फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, ये मूव नहीं करता, इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं है। इसका मतलब सर फिजिक्स में, यस, अगर फिजिक्स में वर्क हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो एक्सर्टिंग फोर्स है ये फोर्स कब वर्क करेगा, जब ड्यू टू दिस फोर्स ये ब्लॉक मूव करे। अगर मूव नहीं करेगा तो यहाँ वर्क डन नहीं होगा। देखो इसको बहुत ये अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग में मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया। आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो, मैं आपको समझाऊंगा चीजों को, लेकिन आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है देखो, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज मूव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप कब बोलोगे कि वर्क हुआ,
जब आप जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो वो मूव करना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि आप ये फोर्स लगा रहे हो और ये मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो वर्क कितना हो गया इस केस में? जो वर्क हो गया वो जीरो हो गया बच्चे, जो वर्क हो गया वो जीरो हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? आप लोग को समझ में आ रहा है यहाँ से? तो इसका मतलब है कि आपको वर्क कब आप कह सकते हो हुआ है, जब आपका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, जब जैसे ही मैंने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया ऐसा, एंड ड्यू टू दिस फोर्स अगर ये यहाँ से मान लो ये s इक्वल टू जीरो पे, यहाँ सॉरी t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे जब हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, अब मैं थोड़े देर के बाद अलग कलर से बनाना पड़ेगा, थोड़ी देर के बाद देख रहा हूँ तो ये ब्लॉक यहाँ पहुंच गया एट t सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि इस फोर्स के चलते ये s डिस्प्लेसमेंट मूव किया, यहाँ से यहाँ ये डिस्प्लेस हुआ, आपने फोर्स लगाया, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कितना हुआ फोर्स वगैरह, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फिजिक्स में वर्क को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज द डिफरेंस। आप कब बोलोगे वर्क हुआ है, जब आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो जो बॉडी है वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो सर इसको निकालेंगे कैसे, मतलब ये वर्क डन कैसे निकालेंगे? ये बच्चे ये होता है F डॉट एस। सर ये क्या है, ये क्या है सर? F क्या है? फोर्स, और S क्या है सर? ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अच्छा तो सर यहाँ देखो, यहाँ पे बेहतर क्या होगा, आप इस वाले को चलो यहाँ पे आपको अगर ये लिखते हो तो एक चीज होना चाहिए कि मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये लिखा हुआ होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए, तभी जाकर के आपका सही होगा। अदरवाइज आप सिंपली ऐसे लिखो कि जो वर्क होता है बच्चे, वो वर्क जो होता है वो होता है F डॉट एस। डॉट क्या है? डॉट का एक अलग मतलब होता है, ये डॉट होता है वेक्टर के लिए, ठीक है ना। तो आप कभी भी इसको वर्क डन जो है, कोई बच्चा अगर F इंटू एस लिखता है और उसको डिस्टेंस लिखता है तो ये गलत है, ठीक है ना। बेटर क्या होगा कि आप इसको काट करके इसको क्या लिख लो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? इसको आप डिस्प्लेसमेंट लिख लो, ये मिस्टेक से यहाँ पे छप गया, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखता हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ, आपको वही चीज को फॉलो करना है, ठीक है। तो आप अगर बच्चे भी हो फिर भी सही तो पढ़ना है, बच्चे हैं उससे क्या हो, सही तो पढ़ना है। तो सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपको अगर इस तरह से लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखोगे, गेटिंग माय पॉइंट। या आपको अगर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहे तो वर्क डन का सिंबल W होता है बच्चे, वर्क डन का सिंबल W होता है। दिस इज एक्चुअली F इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ हम लोग डॉट प्रोडक्ट, सर ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं आपको ये चीजें डिटेल में बताऊंगा, तो अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको सिर्फ ये फॉर्मूला वगैरह याद होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिपेंड्स ऑन, क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और कितना डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट मूव किया या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ठीक है ना। तो यहां लिखा किस चीज पर डिपेंड करता है, तो वर्क डन इज डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस थ्रू व्हिच द बॉडी मूव। यहां पर देखो अगर इसने डिस्टेंस वर्ड लिखा है, अगर इसने डिस्टेंस वर्ड लिखा है तो हमेशा देखो इस चीज को इसने कंसीडर किया है, किस चीज को, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये नहीं लिखा होता तो ये पूरा इनकरेक्ट होता है, ये पूरा इनकरेक्ट होता है। तो बेहतर है डिस्प्लेसमेंट लिखो, एक वर्ड लिखने से आपको क्या होगा, बार बार डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं ऐड करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी, वेक्टर, इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। लेकिन इसको देखो क्योंकि मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने इसको टाइप किया, मैंने लिखा, इसीलिए मैं आप लोग के एनसीईआरटी बुक से आपका कनेक्शन बना रहे हैं, इसीलिए मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे ये वर्ड ब्रैकेट में ऐड किया। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ये ऐसे ही नहीं मैंने लिखा है, इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। या तो आप डिस्प्लेसमेंट लिखो या आप इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखो, देन ओनली इट इज करेक्ट, ठीक है ना। कभी कभी गलत करते हैं बच्चे, बच्चे सोचते हैं सर वर्क डन, वो इस तरह से लिख देते हैं और वो जो है सो एफ और ये डॉट में लिखे यहाँ पे क्रॉस लिख देते हैं। कभी कभी आप देखोगे कुछ बच्चे इस तरह से क्रॉस लिख देते हैं, कुछ बच्चे के टीचर भी लिख देते हैं, मैं बता रहा हूँ, टीचर भी लिख देते हैं, टीचर वो लिख देते हैं जो 11th 12th में पढ़ाते ही नहीं, वो लिख देते हैं ऐसा कि वर्क जो होता है
एफ क्रॉस एस होता है, ऐसा लिख देते और सजा उजा देंगे, ये गलत है। ये क्या है? गलत है, एकदम नहीं लिखना है इसको ऐसे। तो सर लिखना क्या है जो मैंने आपको बोला, एफ डॉट एस, दिस वन इज द करेक्ट, ये सही है, ये सही है। तो आपको सही चीजें पढ़ना है। कम नॉलेज है तो कोई बात नहीं सर, अभी हम लोग बच्चे, आप यूँ करो ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप गलत नहीं लिख सकते, आप सही लिखो। या ये भी सही है, सही ये भी है, सही ये भी है। अगर आपको डॉट और क्रॉस में भी डिफरेंस नहीं पता है तो यू डोंट नीड टू राइट दिस थिंग्स। समझ में आ रहा है? तो आप करेक्ट लिखना है। मैं आगे बढ़ूंगा, अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब देखो हम लोग ने वर्क पढ़ा, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, यूनिट ऑफ वर्क डन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको पहले इस फॉर्मूला को मत भूलो कि मैंने जो है सो आपको क्या बताया, मैं आपको बता दिया हूँ वर्क, और वर्क जो है सो मैंने आपको बताया ये एफ डॉट एस होता है, मैंने आपको इस तरह से बताया। या कि कोई बच्चा बोला कि सर ठीक है आप इसको इसी तरह में लिखो, हमारे बुक में जैसे लिखा है, आपके बुक में लिखा है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपके बुक में ऐसा लिखा होगा, ठीक, आप ऐसे भी लिखो। अब क्या है कि आपको यूनिट डिस्कस करना है, यूनिट ऑफ वर्क डन। वैसे यूनिट ऑफ जो वर्क होता है वो होता है बच्चे जूल, जो यूनिट होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है, इज जूल। मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन जो होता है जूल होता है। यहां से देखो एक जूल को आपको डिफाइन करना है, लाइक आपको पता है W इक्वल टू एफ डॉट एस है, ठीक है सर। तो अगर हम लोग को 1 जूल चाहिए तो 1 जूल क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो अगर मान लो आपने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया F, लुक एट दिस, और फोर्स कितने का है, 1 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है बच्चे, इसका जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 मीटर। तो इस केस में, इन दिस केस, वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 जूल। तो यहाँ लिखा है इसी चीज को जो है, तो यहाँ पे इसने लिख रखा है, देखो कैसे लिखा है कि यहाँ पे कैसे लिख रखा है कि when a force of 1 Newton force on a body, when a moves a body through a distance of 1 meter, आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगा, look at this, here I am applying a 1 Newton force, and if it is moving the body by 1 meter, it means आप क्या बोलोगे कि here work done is 1 जूल। यहाँ कितना वर्क डन हुआ है, 1 जूल का वर्क डन हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, हाँ ना बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, बहुत प्रिसाइजली, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ऐसे ही बोलना है। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, तो आपको आना चाहिए। इसके बारे में तो इससे आगे थोड़ा सा और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये छोटा सा एक क्वेश्चन दे दिया रखा है, यही कर लेते। क्या लिखा है, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन in a moving an object through a distance of 1 meter in the direction of force, ठीक है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगा रखा है, मतलब आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमें पता है कि हमारा जो वर्क डन था वो तो सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। अब देखो एक ही डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर हम लोग बात कर रहे हैं ए से बी के बीच में बॉडी अगर यहाँ पर रखा गया, इस पर फोर्स लगाया गया है कितने का, 10 न्यूटन का, और ये बॉडी मूव होकर के यहाँ आ गई। अगर स्ट्रेट लाइन, क्या मैंने आपको बता रखा है जब मोशन पढ़ाया था, अगर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ऑन दैट केस यू विल फाइंड द वर्क डन, सॉरी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, सेम। इसीलिए है यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज मेंशन है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी और डायरेक्शन में होता तो आप वर्क डन नहीं निकाल सकते थे, परपेंडिकुलर होता तो जीरो ही हो जाता। किसी और डायरेक्शन में होता तो आपको उसका कंपोनेंट लेना पड़ता, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होता, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे, यहाँ क्या है, 10 न्यूटन है सर, अच्छा इनटू में आप क्या लिख देंगे सर, 10 न्यूटन इनटू 1 मीटर सर, 1 मीटर। तो यहाँ से तो आ गया 10 जूल, तो वर्क डन कितना आ गया बच्चे, वर्क डन आ गया आपका 10 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए, ठीक है ना, ये आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल था। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं देता हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं दूंगा, ठीक है, ये आपको बताने के लिए था, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग वर्क डन का एनालिसिस करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ,
यहाँ पे पहले एक चीज़ और बताता हूँ, एक नया नया पेज लेते हैं, एक नया पेज लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा और समझते हैं। मैं थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो इतना इसमें लिखा हुआ उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो मैं जो है सो थोड़ा सा और एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन when force and displacement are inclined और आप इसको सोचते हो ऑब्लिक। क्या कहना चाह रहे हैं? ऑब्लिक किस मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने जो फोर्स लगाया, मान लो ये आपका एक बॉक्स था, समझ में, आपने जो ये बॉक्स लिया, आपने एक बॉक्स लिया ऐसा, और आप इस पर जो फोर्स लगा रहे हो बच्चे, वो ऐसा लगा। सर आप तो हॉरिजॉन्टल नहीं लगा रहे। यस सर, आप इस डायरेक्शन में फोर्स भी नहीं लगा रहे। और ये जो है, आप जैसे रस्सी पकड़ के बांध के खींचते हो तो आप देखोगे कि ये तो इधर ही मूव करता है। रस्सी से ऐसे पुल करते हो किसी बॉक्स को, ऐसे पुल कर रहे हो आप, फोर्स लगा रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सर इधर की ओर हो रहा है। मान लो डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ एस ले दिया, तो इस केस में अगर मैं बोलता हूँ कि इट्स मेकिंग एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर हुआ है बच्चे? इधर की ओर। डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हुआ है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट देखो, ऑब्जेक्ट कैसा मूव किया है, यहाँ पर था, ए पॉइंट पे था, अभी बी पे है, तो ऑब्जेक्ट तो ऐसा मूव किया है। लेकिन अगर फोर्स आप थीटा एंगल पे लगा रहे हो तो इस केस में जो है सो बच्चे, जो वर्क डन होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। याद रखना है, अभी आप 9th क्लास में हो, आपको सिर्फ याद रखना है। अब ये क्यों होता है एक्चुअल में, जो मैंने आपको वर्क डन का फॉर्मूला लिखाया था ना बच्चे, एफ डॉट एस, ये डॉट प्रोडक्ट ही होता है क्या, इसको हम लोग एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं। और ये थीटा क्या होता है, ये थीटा क्या होता है, ये होता है एंगल बिटवीन एफ एंड एस। देखो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है बच्चे? थीटा। समझना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो इसके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा। सर हम लोग को तो ये अभी पता ही नहीं है, हम लोग को तो ये अभी कॉस थीटा के बारे में पता नहीं। आपको जो है क्लास 10th में जाओगे तो आपको कॉस थीटा साइन थीटा से पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दिया, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ज्यादा आपको पता नहीं होना चाहिए। अब यही आपको एक्सप्लेनेशन देगा, यही आपको, क्योंकि अगर ये थीटा सर मतलब जब इसी सेम डायरेक्शन में, मान लीजिए इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट हुआ सर, और मैं रेड कलर से बना रहा हूँ सर, फोर्स भी इधर की ओर लग रहा है एफ, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो थीटा क्या है? जीरो है। और कॉस जीरो जो होता है बच्चे, उसका वैल्यू 1 होता है। अच्छा सर ये केस अगर ऐसा है, अगर किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर केस ऐसा है कि फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा? तो एफ एस कॉस थीटा होगा, एफ एस कॉस थीटा। सर यहाँ थीटा तो 90 डिग्री हो गया, यस, तो cos 90 जो होता है बच्चे, ये होता है 0। cos 90 क्या होता है? 0। 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए अगर वर्क डन, अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है क्लास 9th में, कभी कभी ये फार्मूला भी आ जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग, वैसे भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग बार बार इसको देखोगे, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। वैसे मैं इसको लिख भी दूंगा, मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। आपको अभी यहाँ तक देखना है, ठीक है। मुझे लगा था कि बीच में थोड़ा सा वर्क डन में और होना चाहिए, तो मैं इसलिए बताया। चलो अब हम लोग एनालिसिस करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हेयर व्हाट वी आर डूइंग एनालिसिस ऑफ वर्क डन। क्या है, अभी हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, सब कुछ जो पढ़ रहे हैं बच्चे, इस सारे केस में जो है सो आपका जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो आपका सेम अलोंग है, सेम लाइन के अलोंग है। बच्चों इसको वाईफाई में स्विच कर देता हूँ, अभी तो मोबाइल डेटा पर चल रहा है। तो इसका मैं पहले आपको क्या करता हूँ बच्चे, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, एनालिसिस करने के लिए। आपको लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको एनालिसिस करने के लिए डायग्राम बनाता हूँ। तो मान लो दिस इज द ब्लॉक, और फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो ब्लॉक का है, यहाँ से यहाँ मान लो डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में, फोर्स भी डायरेक्शन लिखा होगा। वर्क डन व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग द सेम लाइन। हमको लग रहा है क्या, पता है, मैंने आपको बता तो दिया, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन मुझे लग रहा है जब ये मैंने देखा पॉइंट, तो मुझे लग रहा है कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में वो भी बताया हूँ कि किसी एंगल पे। कोई बात, क्या है ना कि एक टीचर होता है, तो मुझे क्या है, एक हैबिट है कि जब पढ़ाओ तो सब कुछ पढ़ाना चाहिए, बच्चे को सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो हम, मुझे लग रहा है कि ये है, जब है तो बेहतर है, वैसे भी हम लोग पढ़ ली, ठीक है, और भी पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं।
तो जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम लाइन के लॉन्ग है तब हम लोग वर्क डन का एनालिसिस करेंगे। देखते हैं, तो लिखा है वर्क डन बाय फोर्स, क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चे वो सेम है जब फोर्स है। तो हमने देखा है, तो उस केस में एफ जो होता था एफ इंटू एस आप कर देते थे और ये आपका वर्क डन होता था। बार बार एक ही चीज को पढ़ने में क्या लिखा? तो आप कहोगे कि इसमें क्या हो गया कि वर्क डन हो रहा है। अभी क्या है, क्या लिखा है? वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये होता है वर्क डन बाय द फोर्स। अब आपको एक चीज और पढ़ना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। तो उसके लिए क्या है कि वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स क्या है? वर्क डन बाय द फोर्स, इसका मतलब क्या होता है कि जब आपका फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स का मतलब क्या है? यहाँ पर डायग्राम मान लो कि this one is the horizontal surface, okay, and a block is placed here, and in this block force ऐसा लगा हुआ है, फोर्स ऐसा लगा है, लेकिन आपका जो ब्लॉक है वो उसके पास मान लो वेलोसिटी है या कुछ भी है। जैसे कि आप मान लो कि कोई चीज है, कोई कार है, वो मूव करके आ रहा है और उसमें आप बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना चलो स्टार्ट करोगे, थोड़ी देर के बाद रुकेगा वो अलग बात है, फिर उधर से रिवर्स भी लेगा वो अलग बात है, लेकिन तभी क्या करेगा वो इस डायरेक्शन में चलेगा। तो मान लो इधर की ओर ये मूव कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हो रहा है बट फोर्स आप इधर डाल दो। इट मींस हियर द वर्क डन इज अगेंस्ट द फोर्स। तो लिखा हुआ वर्क इज सेड टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स, देखो लिखा हुआ वर्क इज सेड टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ force, it means on that case what you can say the work done against the force. On that case what you can say here the work done is against the force. समझ में आया ये दो पॉइंट? बताओ, is it clear to everyone? सबको ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब कब बोलोगे आपकी वर्क डन जो है सो अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ? आपको पता है, मैंने आपको चीज बता रखा था कि मान लो कि ये हमारा आर्ट सरफेस है, मैं थोड़ा सा ऐसा बनाया हूँ, एक्चुअली पूरा सर्कल नहीं बना सकता, तो मैं यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट कब बोलोगे? मान लो एक ब्लॉक है और ब्लॉक जो है सो m kg का, इसका जो मास है बच्चे, इसका जो मास है वो है आपका m kg। तो एक m kg का ब्लॉक है, समझना, एक m kg का ब्लॉक है और इसको आप क्या करो, इसको आप लिफ्ट कर रहे हो ऊपर की ओर m kg के ब्लॉक को उठा रहे हो। कितने हाइट से? मैंने ऐसा मान लिया कि आप इसको h हाइट से उठा दो। आपको पता है, आप लोगों को पता है कि इसमें धरती माता नीचे की ओर फोर्स लगाएगी और ये फोर्स क्या होता है? एक्चुअली वेट होता है। और आपने पढ़ा है कि ये जो वेट है वो m इंटू जी के बराबर होता है। तो फोर्स जो लग रहा है ये होता है m इंटू जी के बराबर होता है। हाँ सर, देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चे वो तो नीचे की ओर है, इट्स ऑलवेज in downward direction। ये जो mg है it towards the center, it's always towards the center of earth। लेकिन आप इसको लिफ्ट कर रहे हो, मतलब इसके आप अपोजिट कर रहे हो वर्क, है ना? इट मींस यू आर डूइंग द वर्क ऑन द लिफ्टिंग प्रोसेस, दैट इज द अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना? दैट इज द अगेंस्ट ग्रेविटी। तो आपने जो है सो वर्क डन का पढ़ा है। वर्क डन क्या था आपका? F डॉट एस, आपने ऐसा पढ़ा वर्क डन एफ डॉट एस। अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स देखो कितना लग रहा है, mg mg। एंड देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितने का है? h का है, h। तो mg h जो है सो वर्क डन होता है। इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैं आपको अभी बोला हूँ बच्चे, इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है सर, एक बार थोड़ा पढ़ के दिखा दीजिए क्या लिखा है। देखो क्या लिखा, to lift an object an applied force has to be equal and opposite to the force of gravity acting on object if m is the mass of object and h is the height through which it is raised। ठीक है, द अपवर्ड फोर्स। और फिर एक्सप्लेन किया कि इस तरह से, देखो ये सेम चीज को एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको यहाँ पहले एक्सप्लेन कर दिया। एक्चुअली मैंने स्लाइड बनाया ना, तो मुझे पता है मेरा ये वे है, दिस इज माय वे। एक मतलब हो जाता है ना कि इसके बाद ये पढ़ाना है, तो मुझे याद है लास्ट 4-5 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ।
मुझे पूरा लेक्चर का जो है सेटअप जो है सब किस किस के बाद कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाना है उसी वे में ये बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो बहुत अच्छा है, मेरा कोऑर्डिनेशन इससे बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि स्लाइड अगर आपको कोई और स्लाइड्स बनाता है आपके लिए तो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर मुझे मज़ा नहीं आता, फिर उससे बेहतर मैं आपको पता है कि मुझे लिख के पढ़ाना बहुत पसंद है, मुझे ट्रेडिशनल वे में बोर्ड पर पढ़ाना सबसे ज़्यादा पसंद है ना। लेकिन क्या है कि अभी मजबूरी है कि हम लोग को ये डिजिटल का सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे सबसे बेहतर लगता है कि सबसे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ मैं क्लास में मस्त बोर्ड पे लिख के पढ़ाने का। और आप लोग ने 1-2 क्लासेस किया है मेरा, तो आपको पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, है। क्लास में बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूँ फिजिक्स से रिलेटेड, और बातें का मुझे पता नहीं, बट फिजिक्स से रिलेटेड मैं बातें करता हूँ, बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, वैसे आप लोग समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको समझ पाए, बताओ आ रहा है समझ में आप लोगों को? पीयूष, ज्योति, आदित्य, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ 2 क्वेश्चन आ गए बच्चे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे बुरा बात क्या है, देखो मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, यस, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा सकता हूँ, बहुत अच्छा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग उस पेज पे सॉल्व करेंगे, और यहाँ को हम लोग इस पेज पे तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इस पेज पे देखो अभी जो है सो मैं ये जो एग्जाम्पल सॉल्यूशन, ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चे, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 का यहाँ सॉल्यूशन नहीं करूंगा, वो मैं नेक्स्ट पेज पे ले गया, देखो यहाँ ले गया, उधर करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखा हुआ है सो पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ कार्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अपन क्या कर रहे हैं, 100 मीटर में, थोड़ा सा इसको ज़्यादा डीप कर लेता हूँ, क्या 100 मीटर अगेंस्ट द फोर्स इक्वल टू 120 न्यूटन, है ना। फोर्स कितना है यहाँ पे, 120 न्यूटन के अगेंस्ट आप पुश कर, समझना। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे वर्क डन क्या हो, कैलकुलेट द वर्क डन, आपको निकालना है वर्क डन। तो आपको फार्मूला पता है, जो वर्क डन होता है वो पता है सर, F इंटू एस, सेम डायरेक्शन हो रहा है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। तो यहाँ फोर्स कितना है बच्चे, 120 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस कितना है बच्चे, एस जो है सो आपका 100 मीटर है। तो आंसर कितना आएगा सर, ये तो आ गया 1200 न्यूटन मीटर को क्या लिखते हैं हम लोग, जूल लिखते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ कार्ट थ्रू अ डिस्टेंस अगेंस्ट द फोर्स। तो कोई बच्चा अगर चाहे, मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, मैं वर्क डन का मैग्नीट्यूड लिखा, तो मैं यहाँ पे 120 न्यूटन लिखूँ तो भी कोई बुराई है नहीं, क्योंकि ये वर्ड यूज कर रखा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स जैसे कि है, आपने इसका एग्जांपल कैसा कि अगर आपका ये ब्लॉक है, फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है इधर क्यों लगेगा, आप इधर की ओर पुश कर रहे हो भले ही, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स आपको दे रखा है 120 न्यूटन का, 120 न्यूटन का फोर्स दे रखा था, इसको आप पुश करके यहाँ से यहाँ ले आए, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 100 मीटर। तो आपको पूछेगा, जो आदमी पुश कर रहा था, जो आदमी मान लो यहाँ पे एक बच्चा था, वो इसको पुश कर रहा है, ठीक है, ये बच्चा इसको पुश कर रहा था, तो इसको कितना वर्क डन करना पड़ा, यहाँ अगेंस्ट वर्ड रखा है इसलिए आप माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी इसको बहुत अच्छे से, जब आप क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे बच्चे ऐसे लिखते हैं, सर इसको एफ डॉट एस लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एफ एस कॉस 180। सर इसका जो वैल्यू होता है ये होता है -1, क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर की हो रहा है, फोर्स इधर की हो रहा है, तो बीच का एंगल कितना हो गया 180 का, इसलिए हमने यहाँ 180 लगाया, -1 होता है सर, तो इसको -120 इंटू 100 नहीं लिखते सर, और यहाँ पे माइनस ऑफ 12,000 जूल ऐसा लिखेंगे सर, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है ना। मैं इसको अलग कर देता हूँ, लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कौन सा अभी हम लोग को क्लास 9 में आता है ये सब चीज़ें, कॉस वॉस, कोई बच्चा कोई आपको ऐसे करते हुए दिख सकता है तो कोई बुराई नहीं है। आपको इसके लिए क्या नंबर मिलेगा सर, फुल नंबर मिलेगा क्लास 9th में, यू आर इन क्लास 9th, आपको फुल नंबर मिलेगा यहाँ पे, आपको सोचना नहीं है, ठीक है ना। तो आप इतना लिखोगे, और वैसे भी लिखा है अगेंस्ट, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड करना है। सो इफ यू जस्ट वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, दिस वन इज आल्सो करेक्ट, आल्सो क्या यही करेक्ट है आपके लिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है।
ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन। देखो क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन रेसिंग। जस्ट स्टूडेंट, जस्ट वेट। ओके, एक कॉल आ रहा है, मैं एक कॉल ले लेता हूँ, इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल ले लूँगा। वैसे भी तो मैं जा नहीं पाऊंगा, वो मुझे कॉल कर रहा है। ठीक है, चलो। तो क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन इन रेजिंग अ बकेट फुल ऑफ वाटर एंड वेइंग 200 kg थ्रू द हाइट ऑफ 5 मीटर। समझ में आ रहा है कि एक बकेट है, उसको आप जो है सो ऊपर की ओर रेज कर रहे हो, और उसमें वाटर कितना है? 200 kg का वाटर उसमें फुल है। समझ रहे? अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी बात है कि जी का वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप 10 मत लेके बना, वैसे 10 लेके आसान होता, 10 लेके आसान होता, मैं बोला 10 लेके आसान होता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। तो आपको पता है कि मान लो हमने एक बकेट बनाया, ठीक है, ऐसे, और इसमें वाटर कितना बच्चा भरा हुआ है, इसका सबका जो मास है वो दे रखा है 200 kg। ठीक है, इसको आप ऊपर की ओर पुल कर रहे हैं। तो मान लिया कि कोई बच्चा, कोई क्लास 9th का बच्चा इसको पुल कर पाए। डायग्राम पर ध्यान मत देना कि सर का कितना खराब ड्राइंग, इस चीज़ पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। तो 5 मीटर है, इसको इतना ऊपर उठा लिया। ठीक है, नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा होगा बच्चे? इस पर नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो तो सारा mg लग रहा है। तो कितना हो गया फिर भी बताओ, ये फोर्स कितना लग रहा है? mg लग रहा है। ये फोर्स कैसा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है सर, ये mg लग रहा है। ठीक है, तो सर ये क्या हो गया? 200 इंटू जी का वैल्यू 9.8 लेना लिखा हुआ है। जब लिखा हुआ है तो 9.8 लेना पड़ेगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हटाओगे, नीचे एक जीरो डालोगे, जीरो ने जीरो खाया, इसको डबल कर दो, डबल करोगे तो आपको पता चलेगा 19196 आएगा, और एक जीरो बचा ना, जीरो डालना पड़ेगा। अच्छा सर इतना न्यूटन आ जाएगा? यस, फोर्स इतना न्यूटन आएगा। आपसे वर्क डन पूछा, वर्क डन, तो mg इंटू कितना हाइट है? हाइट कितना है बच्चे इसका? 5 मीटर। तो यहाँ तो आपको पता है कि mg h ही लिखते थे, तो mg का वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो आप लिखोगे 1960 इंटू हाइट कितना है बच्चे? 5। 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 0.098। वाह, ये आगे इतना सी, दिस इज आंसर। ये आंसर आएगा। सॉल्यूशन समझ में आया सबको? हाँ ना बोलो यार फटाफट। हाँ एकदम एक्टिवली हाँ ना बोलना है, नहीं तो मजा नहीं आता है पढ़ाने में, है ना? सो के नहीं रहना। ठीक है, चलो, टाइम नहीं हुआ अभी, टाइम है हमारे पास, आगे देखते हैं। यस, अरे देखो मैं आपको यही चीज पढ़ाया बच्चे, मैं यही चीज पढ़ा रहा था आपको कि वर्क डन व्हेन द फोर्स डिस्प्लेस आर इंक्लाइन है, और ऐसा है। ठीक है, आजकल मैं यहाँ पे पढ़ाने लग गया हूँ, यहाँ पे पढ़ाने लग गया हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हो, सेम चीज लिखा हो। ठीक है, पीपीटी में फ्री था लास्ट ईयर जब वो चीज़ें हुआ था। देखा, आज बहुत खोजना पड़ा था मुझे इस पीपीटी को, कहाँ मिला कहाँ मिला, आप लोग के सामने ही घूम रहा था। तो लास्ट ईयर जो है सो क्या हुआ कि मैं इसको बनाया था, है ना? तो एकदम जैसे मैं पढ़ाता हूँ हूबहू ऐसे ही बनाया। अगर मैं ये पीपीटी नहीं होता फिर भी मैं आपको इसी तरह से पढ़ाता, लेकिन ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम बच रहा है ना, फालतू का टाइम लिखता था लिखने में, तो बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाने में भी अच्छा लग रहा है। तो वैसे भी मैं देखो, आप देखो तुम लोग को एक चीज समझ में आएगा कि सर तो हूबहू जैसा पीपीटी में, देखो मुझे मैं जैसा पीपीटी टाइप किया हूँ, हूबहू चीजें यहाँ लिखा भी हो। आप समझो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइन, और मैं ब्रैकेट में जो ऑब्लिक केस लिखा हूँ एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं? तो आप कुछ चीजें करते हो ना, आपका क्लॉक सेट हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात बता रहा है कि देखो कि मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा क्लॉक इस तरह से सेट हो गया है कि मैं जो डायग्राम तक बनाता हूँ ना, और जो कुछ भी बनाता हूँ, आप यू विल नेवर फाइंड डिफरेंस। मैं 3-4 जगह लेक्चर्स लेता हूँ ऐसा ही। तो ये आपका भी, इसलिए मैं आपको आज शुरू में जो आपको मोटिवेट कर रहा था तभी बता रहा था कि अभी से आदत डालो टाइम पे आने का, है ना? क्योंकि ये लाइफ में ना बहुत ज्यादा आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो सेट हो जाता है, आदमी का माइंड सेट होता है, उसको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? अभी जैसे कि कुछ टीचर्स भी होते हैं, उनको क्या लगता है क्या हो जाएगा यार, मैं 5 मिनट लेट चले जाऊंगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करो, दैट इज नॉट मैटर। वो ज्यादा मैटर ही नहीं करता यार, मैटर ये करता है कि आप अपना आदत को खराब कितना कर रहे हो।
ठीक है ना। वैसे आज के लिए यही लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टाइम हो चुका है, मेरा नेक्स्ट क्लास भी है, तो आज के लिए यही पढ़ेंगे, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी देखते हैं आज इसको। क्या लिखा है, कंसीडर अ फोर्स F इज एक्टिंग एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो मैंने लिया है डिस्प्लेसमेंट जो लिया है बच्चे, इस डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे ये साइन लगाना नहीं, क्योंकि टाइप करने में ये सब चीजें नहीं होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो अगर आप इसको F लिखे हैं तो इधर की ओर एक कंपोनेंट होता है, ये थोड़ा सा आपके लिए अलग है, इधर को F cos थीटा sin थीटा, आप उतना ध्यान मत दो। आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, F इधर के, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, क्योंकि ये डायग्राम मैं क्लास 11th के बुक से निकाला हूँ। ये मैं कहाँ से डायग्राम निकाला हूँ, क्लास 11th के बुक से निकाल के चिपकाया इधर, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए उन लोगों को यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा लिखा हुआ है कंपोनेंट, यू डोंट नो हाउ टू टेक द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो आपको सिंपल याद रखना है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और इधर की ओर बच्चे फोर्स है और इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो Fs cos थीटा होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना, ये आपको याद रखना है, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है इसलिए इसे लिख दिया, लेकिन बेहतर और ज्यादा करेक्ट क्या है अगर इसको ऐसे लिखा होता या ऐसे लिखा होता, ठीक है, क्योंकि वहां पे वेक्टर में डॉट और क्रॉस का एक अलग मतलब होता है, इसका एक अपना मतलब है, इसलिए आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो मैंने जो आपको बताया वो भी चीज लिखा है कि वर्क डन व्हेन द फोर्स आर परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है, देखो यहाँ पे, क्योंकि cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, और 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। तो मान लो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से फोर्स इधर लग रहा है और आपका जो ब्लॉक है वो डिस्प्लेस इधर हो गया, ब्लॉक आपका इधर की ओर डिस्प्लेस हो गया, तो इस केस में जो आपका वर्क डन आएगा वो 0 आएगा, जिसे मैं लिख दिया, यहाँ पे लिखा दस नो वर्क इज डन व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग एट द राइट एंगल। आपका वर्क अगर आपका फोर्स 90 डिग्री पर लग रहा है, then you will find it's not work, the work done is not defined by that force। अगर वर्क डन हो भी रहा है तो किसी और रीजन से, किसी और चीजों के चलते हो रहा होगा, उसके चलते नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज देखो टाइम हो चुका है, इसलिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ बच्चे, ठीक है, 2 मिनट्स लेफ्ट है, उसके बाद मुझे एक क्लास लेना है, इसलिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जहां पे मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। जैसे कि कूली खड़ा है, एक कूली मान लो इस तरह से अपने सर पे एक बॉक्स लेकर के चल भी रहा है, मान लो ऐसे रखा हो, तो ये फोर्स ऊपर की ओर इसको लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स जो है इसका हेड का ऊपर की ओर लग रहा है और ये मूव कर रहा है इधर की ओर, तो सर यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है कूली ऊपर की ओर, तो इस डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन में कूली 0, सर पैसा क्यों देते हैं उसके, अरे बहुत सारा रीजन है, आइडियली आप देख रहे हो ना, मैं आपको बताऊंगा चीजें, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी आज के लिए छोड़ दे रहे हैं, आज के लिए मैं आपको इतना ही पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट डे हम लोग स्पेशल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि कोई बॉब है स्ट्रिंग से अटैच है वो एग्जांपल लेंगे, या अर्थ किसी या कोई भी पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किस तरह से, या आप चल रहे हो रोड पे, ये सब एग्जांपल लेंगे, पुश पुल वाला एग्जांपल लेंगे, उसके बाद पावर पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ, हाँ। तो आज हम लोग क्या डिस्कस किए हैं, वर्क क्या है, डेफिनेशन ऑफ वर्क्स डिस्कस किए हैं, इसका भी स्पेशल केसेस रह गया, ठीक है। हम लोग डेफिनेशन ऑफ वर्क पढ़े हैं। जनरली क्या होता है कि मैं आज पूरा ही पढ़ा था, लेकिन क्या है शुरू में बच्चे लेट से आए, इसलिए मुझे वेट करना पड़ा। चलो ठीक है, ओके, मैं खत्म करता हूँ क्लास अभी यहीं पे, ठीक है ना, किसी का कोई डाउट है, ओके ठीक।